हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा ही प्रश्न आएगा 2000 मतलब हिंदी का 2026 में, ठीक है। यानी 2026 में जो है ऐसा ही प्रश्न जो है आपको देखने को मिले। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो है देखने वाले हैं और उसके बाद हम देखेंगे जीवन परिचय, यानी किसका जीवन परिचय आप लोग याद करिएगा, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे क्या, श्लोक। एक आपका श्लोक आप सभी को पता होगा, ठीक है, कि एक आपको श्लोक जो है 2 नंबर का आता है लिखने के लिए, ठीक है, और एक श्लोक आपको वहाँ पर पेपर में आएगा, उसका आपको संदर्भ और अनुवाद करना होगा। वो 2 और प्लस में 3 बराबर में हो जाएगा, 5 नंबर आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये दिया गया आपका पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, नरेंद्र शर्मा दिया गया है। तो देखिए आंगन के पहाड़ द्वार जो रचना है ये अज्ञेय की रचना है। आई होप आप सभी को अज्ञेय का पूरा नाम पता होगा। जिस भी विद्यार्थी को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला है, कह रहा कि चिंतामणि के रचयिता है, यानी चिंतामणि जो रचना है इसके रचयिता कौन है। तो देखिए चिंतामणि के जो रचयिता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। क्या है, तो इम्पोर्टेंट रचना है, इम्पोर्टेंट रचना है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे क्या पूछ रहा है भाई, कि पंच परमेश्वर जो कहानी है, यानी पंच परमेश्वर जो कहानी है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया यहाँ पर यशपाल, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो महादेवी वर्मा दिया गया है। देखिए पंच परमेश्वर जो रचना है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रचना को समझिएगा। इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो आप लोग या तो टिक करेंगे दुर्स्वामिनी को, या टिक करेंगे किसके, चंद्रगुप्त को, या फिर टिक करेंगे किसको, स्कंदगुप्त को। यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, नहीं वाला जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो लहरों के राजहंस जो रचना है ये दूसरे की रचना है, इनकी नहीं है, ठीक है। ये किसकी है, तो मोहन राकेश की है। यहाँ पे लिखिएगा मोहन, ठीक है, मोहन राकेश, ठीक है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद की ये दुर्स्वामिनी भी रचना इन्हीं की है, नाटक है, ये भी नाटक है और ये भी नाटक है, लेकिन ये मोहन राकेश की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अपनी खबर आत्मकथा है, यानी जो अपनी खबर है वो आत्मकथा के लेखक कौन है, ठीक है। तो देखिए पांडे वेचन शर्मा उग्र, पांडे वेचन शर्मा उग्र ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 को। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, यानी अच्छे लग रहे होंगे और क्वेश्चन आपको पढ़ने में क्या हो, मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, भूषण किस युग के कवि हैं, यानी भूषण जो है वो किस युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रीतिकाल, ऑप्शन नंबर सी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया भक्ति काल, और डी में क्या दिया गया है तो आधुनिक काल दिया गया है। तो देखिए भूषण जो है ये रीतिकाल के कवि हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ललित ललाम रचना है, यानी ललित ललाम जो रचना है वो किसकी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मतीराम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पद्माकर, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया देव, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो भूषण दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ललित ललाम जो रचना है वो किसकी है, तो वो है मतीराम की, किसकी है तो मतीराम, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या बोला है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1942, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1953, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1943 और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो 1946 दिया गया है। तो देखिए तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1943 में हुआ था प्रथम, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा तार सप्तक का प्रथम जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1943 में हुआ था, ठीक है। अगर पूछेगा तार सप्तक का द्वितीय प्रकाशन कब हुआ था, तो यहाँ पर 8 साल जोड़ दीजिएगा तो 1951 हो जाएगा। अगर पूछेगा तार शब्द का तृतीय प्रकाशन कब हुआ था, 1959 में हुआ था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिए गया प्रश्न नंबर 9, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या, श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सिया राम शरण गुप्त और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो हरिऔध दिया गया है, ठीक है। तो देखिए प्रिय प्रवास जो रचना है, ये आप इसको महत्वपूर्ण नाम दे सकते हैं, यानी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये जो रचना है ये हरिऔध जी के द्वारा रचा गया है। इनका आप लोग पूरा नाम बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है कोई। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि राम की शक्ति के रचनाकार हैं, यानी राम की शक्ति जो रचना है इसके रचनाकार, यानी इसको रचा किसने था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो जयशंकर सुमित्रानंदन पंत दिया गया है, ठीक है। तो देखिए राम की शक्ति जो रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए अब समझेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, करुण रस का स्थायी भाव है, यानी करुण रस का जो स्थायी भाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शोक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रति, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हास और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो उत्साह दिया गया है। तो देखिए करुण रस का जो स्थायी भाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोक बोलते हैं। करुण रस का मतलब ये होता है क्या, ठीक है, विलाप करना या फिर रोना, और जहाँ पे रोया जाता है, ठीक है, रोना, रोया या फिर विलाप होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शोक के जैसा माहौल वहाँ पर बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा शोक, ठीक है। चलिए समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, मनु मानो जनु जानो वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त है, यानी किस अलंकार में मन मानो जन जानो ये सब होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। उत्प्रेक्षा अलंकार का जैसे कि एक उदाहरण अगर आपको हम बताने की यहाँ पर कोशिश करें, तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एक उदाहरण है नेत्र, ठीक है, मानो, कमल, कमल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मानो शब्द क्या है, आया हुआ है। तो यहाँ पर मानो है ना, मन मानो जन जानो, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ये बात तो समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका ये दिया गया 13 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या दिया गया है। कह रहा है लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा है। ये आपका क्या है, आगे बोल रहा है उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, इसको छंद, ये छंद है, इसको आपको पहचान कर जो है आपको इस पर टिक करना होगा। तो छंद क्या करता है, मात्रा बना लेते हैं। तो आप मात्रा जब बनाइएगा तो ये आपको निकल के आएगा क्या, सोरठा, सोरठा छंद हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका मात्रा आप लोग जैसे बनाएंगे, जैसे इसका कितना बनेगा, एक बनेगा, इसका एक बनेगा, इसका एक, इसका एक, इसका बनाइएगा तो इसका दो बनेगा, इसका एक बनेगा, इसका एक बनेगा, फिर इसका आपका दो बनेगा और इसका एक बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सोरठा छंद हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ये सब क्या है, ये सब आपके हिंदी के फिक्स क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन जो है हमेशा आपको हर साल देखने को मिलते हैं। यानी जितने भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं हिंदी में, तो वो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तब आपको क्या हो, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन यहाँ पर पहुँच सके, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या होगा, प्रॉपर नॉलेज यहाँ पर हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है
उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी उपसर्ग से शब्द कौन सा नहीं बना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, जो शुरुआत में जुड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द हो जाएगा अनु, ठीक है। अब मान लीजिए इससे हमने एक शब्द बनाया क्या, अनुपम, ठीक है। क्या जुड़ा, अनुपम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लिख दिए एक ठो शब्द अनुदिनम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द है और इसके आगे क्या जुड़ा है, अनु। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है क्या, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, इसमें भी देखिए उप लगा हुआ है, इसमें भी उप लगा है, इसमें भी उप है, लेकिन ऊपर में ऊपर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यानी दैनिक, ये एक शब्द लिखा हुआ है दैनिक, और इसमें कह रहा है कि किस जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय आप समझिएगा, प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के आदि में जुड़ते हैं। आदि मतलब अंत होता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो यहाँ पर एक शब्द हम लिखते हैं मह। अगर हम आपसे पूछें इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप पीछे देखेंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय है भाई, तो इसमें है प्रत्यय, तो प्रत्यय, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे जो है प्रत्यय क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दैनिक, इक प्रत्यय जुड़ा है यहाँ पर, क्योंकि छोटी की मात्रा है तो इक प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 को, 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, त्रिवेणी में कौन सा समास है। आप सभी को मैंने बताया था कि त्रि मतलब होता है तीन, ठीक है। त्रि मतलब क्या होता है, तीन। और वेणी का मतलब होता है वेणियों का समूह, यानी तीन वेणियों का समूह। जहाँ पर आपको क्या हो, शब्द जो है संख्यावाचक दिखाई देगा, चुपचाप आप क्या को टिक करेंगे, द्विगु समास को टिक करिएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए चौराहा हो गया, ठीक है। चौराहा यानी चार राहों का समूह, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए भागीरथी, सुरसरिता और देवनदी ये सभी गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची है। किसका है, यमुना का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, अध्यापक द्वारा, ठीक है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। तो देखिए अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, तो जायजा लिए जाने का मतलब उसने क्या किया, कर्म किया भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा तद स्त्रीलिंग, ब्रैकेट में दिया गया है, शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तासु। आप सभी को अगर शब्द रूप याद होगा तो आप वहाँ से इसको आराम से कर सकते हैं। तो शब्द रूप, धातु रूप, इसको आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, और ये बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, खेत शब्द का तत्सम रूप। तो खेत का तत्सम रूप क्या होता है, तो क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए कुछ और हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी और आप लोग को यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहला अगर आपको डाउट है कि जीवन परिचय हम लोग कौन सा याद करें, कौन सा जीवन परिचय हमें याद करें और हमारे एग्जाम में आ जाए, तो सबसे पहले नंबर पे आप याद करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो है 5 नंबर का जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा, यहाँ पर आप गद्य में से जो आपका गद्य है, गद्य खंड है, उसमें से आप ये 2 जीवन परिचय याद करिएगा। और जो आपका पद्य खंड है, जो पद्य खंड है, ठीक है, उसमें से आप महादेव वर्मा याद करिएगा, महादेव वर्मा का जीवन परिचय, और एक तुलसीदास का, और नहीं तो सूरदास का। किसका, सूरदास का। ये द लिखा है ना, सूरदास, ठीक है। तो इतना आप लोग करिएगा, और उसके आगे अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इधर सा, जो फिक्स क्वेश्चन है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में
आपको जो है देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये क्या है, श्लोक है भाई। तो श्लोक एक ठो आपको लिखने को आता है, जो कि आपको जो है यहाँ पर 2 नंबर देकर जाएगा, आप लिखोगे तो खुद से। और एक श्लोक आपको पेपर में ही मिलेगा और उसको आपको क्या करना होगा, उसका संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद लिखना होगा। संदर्भ आपको जो है 2 नंबर का मिलेगा और ये अनुवाद आपको जो है यहाँ से 3 नंबर, यानी टोटल बोले तो यहाँ से 5 नंबर आपका जो है प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन बताया और जीवन परिचय भी बताया है, यहाँ पर श्लोक भी मैंने बताया है। उसके अलावा आपको गद्य, पद्य, ऐसे रेखांकित की व्याख्या वाला पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो जो है किस सब्जेक्ट पर चाहिए, तो वहाँ पर वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।